नमस्कार दोस्तों हम भारत के संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे, संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे, संवैधानिक इतिहास की बात कर रहे थे कि कैसे कैसे भारतीय संविधान आगे बढ़ा और कैसे कैसे इसका अंग्रेजों के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट और कौन कौन से एक्ट ला करके धीरे धीरे इस संविधान की नींव रखी गई है, इसको आगे बढ़ाया गया। तो दोस्तों हमने देखा था सबसे पहले कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, कैसे वो भारत आए, धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ रहे, कैसे उनका पुर्तगालों, डचों और फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुए और उनको उन्होंने अलग किया और एकमात्र शक्ति के रूप में उभरे। और उसके बाद दोस्तों आपने देखा था कि कैसे यहाँ पर प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ, कैसे यहाँ पर उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के साथ। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया था कि 1765 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास वहाँ की हो जाती है, दीवानी प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ से बहुत सारी लूट होने आरंभ होती है, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से। तो इन क्षेत्रों से बहुत सारी जब लूट होना आरंभ होती है तो अंग्रेज क्या करते हैं, इस समय पर बहुत सारा धन ले लेके कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। यहाँ से तो बहुत भ्रष्टाचार वहाँ पर देखने को मिलता है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट सोचती है कि अगर ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी इतने मजबूत हो जाएंगे तो हो सकता है ये हमारे ब्रिटेन के लिए भी हानिकारक हो जाए, तो हम इनको खुद रेगुलेट करें, गवर्नमेंट उनको खुद रेगुलेट करे। जैसे कोई मान के लिए भारतीय कंपनी है, कहीं बाहर जाए, वहाँ व्यापार करे, व्यापार करते करते धीरे धीरे वहाँ पर अधिकार कर ले, तो भारत सरकार क्या करेगी, बोलेगी भाई आप अधिकार वहाँ भले कर चुके हैं पर रूल्स रेगुलेशन हम बनाएंगे वहाँ पे कि आप कैसे क्या करेंगे, क्योंकि कल के दिन आप भारत के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको मानने का क्या करना। तो भारत में तो सरकार हमारी, हम रेगुलेट कर रहे हैं, भारत सरकार रेगुलेट कर रही है, जनता की सरकार है, तो भारत में आपके साथ प्रतिबंध कर दिए जाएंगे। तो इसी तरह की कुछ चीजें हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1773 में रेगुलेट करने के लिए, विनियमन करने के लिए इंग्लैंड की संसद से कुछ एक्ट बनाए जा रहे हैं। तो इसे कहा जा रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों को अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है, यहाँ से विनियमन करना है। इसके उद्देश्य हैं दोस्तों तीन, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करना, थोड़ा कंट्रोल करना है और उसका विनियमन करना है, रेगुलेशन करना है। कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को मान्यता देना। कंपनी अभी तक क्या थी, व्यापारिक कार्य, तो अब कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी यहाँ पर मान्यता देना है। तो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता देना है इनको। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो जाए, यहाँ पर भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए अब ये राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की नींव यहाँ से आरंभ होती है, नहीं तो कुछ भी टूटा फूटा भारत, मतलब अलग अलग साम्राज्य थे, अलग अलग राज्य थे और सब अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र थे, अपने अपने हिसाब से सबके कानून होते थे। तो अब क्या है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना है और कंपनी को प्रशासनिक कार्यों को देना है। तो आपको इसका उद्देश्य समझ में आ गया क्या है। इसका उद्देश्य है कि कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को हम मान्यता देंगे, कंपनी को अब हम नियंत्रित करेंगे थोड़ा और विनियमित करेंगे और भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम का पद दिया गया। क्या दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो सीधे सीधे ब्रिटिश वहाँ पर चीज़ें अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अपने जो राजस्व संबंधी, व्यापार संबंधी या जो भी प्रशासन संबंधी मामले हैं, इनकी बात वहां पर रखने के लिए उत्तरदायी होगा कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है तो अन्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल को कर दिया गया। जैसे मुंबई या मद्रास की प्रेसिडेंसी है तो इनके जो गवर्नर थे, अब ये कहाँ, पहले ये स्वतंत्र थे सबके, बंगाल के अलग था, मद्रास का, मुंबई का अलग अलग, सब अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम करते थे। अब बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन गया है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और मद्रास और बंबई ऐसे प्रांतों के जो गवर्नर है वो इसके अंडर में रहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो ये चीजें समझ में आई आपको क्या हो रहा है। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल आपको पता है कौन है, वारेन हेस्टिंग है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ये आप बहुत बार पढ़ते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये तीन चीज हो गई। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद। यहाँ पर इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन करना पड़ेगा और ये कार्यकारिणी परिषद सीधे सीधे कहाँ से, यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़ी हुई होगी, ताकि ये सारी चीजें वहां पर बताई जाएंगी। तो जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, इसमें 4 सदस्य होंगे और गवर्नर जनरल को मिलाकर
5 सदस्य होंगे, तो टोटल 5 सदस्यीय परिषद यहाँ पर पूरी तरह से भारत को रेगुलेट करेगी। इसमें एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य होंगे। तो यहाँ पर 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, कि गवर्नर जनरल की अब सहायता यही करेंगे। और ये जो है गवर्नर जनरल अकेले कोई काम नहीं करेगा, बहुमत के साथ सारे काम होंगे। तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया। मद्रास बंबई के गवर्नर बंगाल के अधीन हो गए। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, इस अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम के साथ 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, जो आपको पता है फोर्ट विलियम किला बना था, वहां पर क्या कर दिया गया है, अब एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में पहली बार बना कलकत्ता में। तो इतने सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मामले अब जो हैं कि बंगाल के मामले हैं या गवर्नर जनरल के मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट यही होगा। मुंबई की प्रेसिडेंसी के मामले, प्रांतीय न्यायालय तो अभी चल रहे हैं, छोटे छोटे न्यायालय वो चल रहे हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ये कर्मचारियों को रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी। क्या है आपको बताया मैंने कि देखिए वहां पर बहुत सारी प्रथाओं का दुरुपयोग चल रहा था, जैसे दत्तनी प्रथा का आपको पता दुरुपयोग चल रहा था कई सारे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक कर रहे थे, निजी व्यापार करने लगे थे। मतलब जैसे आपसे कोई कंपनी बोलती है कि आप क्या करिए, कोई सा व्यापार है, जैसे कोई बैटरी बेचना है या ये मार्कर बेचना है, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का है, आपको मार्केटिंग करनी है। अब आप मार्केट में आपके खुद के वो बन गए हैं, कैंडिडेट बन गए जो भी हैं, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाते हैं, किसी रिटेलर के पास, और फिर आप दूसरी कंपनी का भी उसके पास माल बेचने लगते हैं। तो आपके पास क्या होता है, धन ज़्यादा हो जाता है, आप उससे रिश्वत ले लेते हैं कि हमारी कंपनी का कोई है तो उसको मत बताना। तो क्या करने लगते हैं कि रिश्वत लेना और निजी व्यापार, सेल्फ व्यापार नहीं करना। अब यहाँ पर लाइसेंसी व्यापार करना पड़ेगा, जिसके पास लाइसेंस होगा वही व्यापार करेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने से क्या कर दिया, रोक लगा दिया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की गठन किया गया। क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी पर कंट्रोल अगर रखना है तो एक निदेशक मंडल का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कब किया गया, 1773 से। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कब आया, 1773 के अधिनियम से। कंपनी पर पहली बार विनियमन और नियंत्रण किसके अधिनियम के तहत हुआ, 1773 के अधिनियम के तहत। मद्रास बंबई के गवर्नर जनरल इसके अधीन आ गए। बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो इतने सारे प्रावधान है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 1773 का अधिनियम भारत में पहली बार आया है। भारत में पहली बार जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए, जब भारत में पहली बार आप देखिए तो किसी पार्लियामेंट का कंट्रोल आया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल आया है। तो धीरे धीरे यहाँ पर लिखित रूप से ये चीजें इनको सौंपी गई हैं। तो धीरे धीरे लिखित संविधान की भी नींव यहाँ से रखी जाने लगी है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाने लगी। बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें समाहित हैं। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कई लोग आपको सीधे थोड़ा सा प्रिंस इंडिया एक्ट बताएंगे, उसके बाद सीधे 1793 का एक्ट बताते हैं। पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 2 बार संशोधन हुआ। पहली बार तो 1781 में हुआ है, 1781 में हुआ है। उसके बाद दूसरी बार इसमें संशोधन हुआ है 1784 में, जो प्रिंस इंडिया, और 1786 में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इकट्ठा चलेगा। 1781 में इसमें संशोधन होता है। इसमें देखिए क्या क्या होता है दोस्तों, गवर्नर जनरल एवं काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया। मतलब यहाँ पर क्या था, अब देखिए पहला अधिनियम है तो इसमें कई बार संशोधन होता है। जब पहली बार कोई चीज बनती है तो क्या वो जल्दी में बन जाती है। जब उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें थोड़ा और संशोधन, थोड़ा और सुधार किए जाए तो और सही होगा। अब कंपनी के कर्मचारी और वो सारे लोग थे। अब हर चीज में यहाँ पर क्या थी कि 4 सदस्यीय परिषद थी। इसको हर चीज में बहुमत या फिर वीटो पावर के लिए गवर्नर जनरल के पास स्वतंत्रता नहीं थी। तो क्या क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल एवं काउंसिल जो थी इसको क्या कर दिया, अब ब्रिटेन वाले बार बार वहां पर पार्लियामेंट से रोक लगा दे किसी चीज में, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सीधे सीधे ब्रिटेन के पार्लियामेंट के गठन तहत किया गया 1773 के अधिनियम के तहत। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को मुक्त कर दिया। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अपने कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है तो जवाबदेह नहीं होगी, वो अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। इसके बाद राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर आ गए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कौन, क्रिमिनल मामले बाकी सब होंगे, पर राजस्व के मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। राजस्व के मामले नहीं जाएंगे और गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल जो काम कर रही है वो मामले भी वहां नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बाहर कौन कौन से मामले हो गए हैं, गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल से संबंधित और राजस्व से संबंधित मामले, ठीक है। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको 1781 के संशोधन अलग से बता रहा हूँ कि हिंदुओं के लिए हिंदू कानून के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा,
न्याय होगा और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून के हिसाब से यहाँ पर लॉ बनाए जाएंगे, विनियम बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो हिंदुओं के लिए हिंदू कानून से और मुसलमानों के लिए मुसलमान कानून से। देखिए ये चीज आगे बढ़ बढ़ के बहुत सुधार होती है। आप देखते हैं आगे चल के कि ब्रिटिश जो है तो केवल ब्रिटिश के लोगों के लिए केवल ब्रिटिश जज होता था, हिंदू लोगों के लिए भी ब्रिटिश जज होता था। तो कोई भी हिंदू जज जो है ब्रिटिश की सुनवाई नहीं कर सकता था। श्वेत विद्रोह ये सब आगे आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर 1781 में क्या क्या सुधार कर दिए गए, 1781 में सुधार कर दिए गए कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल प्लस राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है ना। इतना काम बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। और हिंदुओं के लिए हिंदू कोड और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कोड या मुस्लिम लॉ के हिसाब से न्याय करने की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। देखिए पूरा जो है 1781 का जो अधिनियम है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो प्रांतीय न्यायालयों की अपील अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। जैसे मान के लिए कोई प्रांत है, बंगाल बिहार उड़ीसा के अलावा कोई सा भी प्रांत है, मान के लिए मध्य भारत का कोई प्रांत है या कहीं का भी कोई प्रांत है, तो इसको अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो इसकी अपील करना है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अभी हम जा सकते हैं कि हाई कोर्ट अगर कोई बात नहीं सुन रहा। लेकिन उस समय क्या कर दिया गया 1781 के संशोधन में, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके संशोधन में क्या कर दिया गया कि ये अपील अब गवर्नर जनरल के पास करनी पड़ेगी। मतलब अभी के हिसाब से अगर देखें तो अगर हाई कोर्ट कुछ कर रहा है तो इसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में ना करके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास करें। तो ये इस तरह की कुछ चीज थी कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है तो गवर्नर जनरल और काउंसिल में करी जाएगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी, ठीक है। प्रांतीय न्यायालयों के नियम, प्रांतीय न्यायालयों के जो नियम विनियमन है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं बनेंगे या कहीं से नहीं बनेगी, वो गवर्नर जनरल और काउंसिल बनाएगी कि कौन से विषय प्रांतीय न्यायालयों में आएंगे, कौन सी चीजें प्रांतीय न्यायालयों में आएंगी। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितना भी संशोधन यहाँ पर बहुत सारी चीजें 1773 में सुप्रीम कोर्ट दिया गया था, इसके तहत क्या क्या क्षेत्राधिकार है, क्या क्या बातें हैं, ये 1781 में संशोधन करके बताया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो है तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल होगा, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कोड या मुस्लिम लॉ के हिसाब से सुनवाई की जाएगी। फिर इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की में जो अपीली सुनवाई है प्रांतीय न्यायालयों की वो सुप्रीम कोर्ट में ना होकर कहाँ होगी, गवर्नर जनरल और काउंसिल में होगी। उसके अलावा प्रांतीय न्यायालयों के नियम जो बनाने की शक्ति है वो गवर्नर जनरल और काउंसिल में निहित कर दी गई। तो इतनी सारी बातें हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये संशोधन कर दिए गए। कब किए गए, 1981 में। फिर वहां पर एक ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री या जो चेंज होते हैं 1774 में पिट्स आते हैं, मिस्टर पिट्स, तो जो भी इनका फुल फॉर्म हो आप देख लीजिएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784, बहुत महत्वपूर्ण। 17 इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे हो या कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप एक पॉइंट याद रखिए, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों। अभी तक यहाँ पर आप देखते रहे थे कि यहाँ पर क्या कर दिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी पर कंट्रोल करता था। अब कंपनी पर तो कंट्रोल करता था तो कंपनी का काम तो पहले केवल क्या था, व्यापारिक मामला, लेकिन कंपनी अब क्या कर रही है, प्रशासन भी कर रही है, राजनीतिक मामले भी देख रही है। तो यहाँ पर कंपनी पर क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन के साथ साथ क्या होगा देखेंगे आप कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, केवल वाणिज्यिक मामले। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1773 में बना था, अब इनको बोला गया कि आप वाणिज्यिक मामले ही देखिए। अब आप जो बाकी के काम कर रहे हैं जैसे राजनीतिक मामले, प्रशासनिक मामले, इसके लिए क्या कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। तो क्या कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई, एक निदेशक मंडल की नियुक्ति कर दी गई। ये राजनीतिक कार्य देखेंगे, ठीक है ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेंगे, राजनीतिक कार्य देखेंगे। कंपनी के राजनीतिक कार्य या प्रशासनिक कार्य कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार होगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो पहले ही था, क्योंकि क्यों था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। अर्थात ये चीजें कहां से बन के आ रही हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आ रही हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो, ये सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन तो कब हुआ, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कब हो गया था, 1773 में। तो डायरेक्टर जो थे वो क्या करेंगे,
कंपनी को डायरेक्ट करेंगे, है ना, वहां पर कंपनी का, किसी कंपनी का डायरेक्टर होता है इससे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं आप, केवल यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर राजनीतिक कार्य देख रहे हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाणिज्यिक कार्यों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर दिया गया, वाणिज्यिक कार्यों के लिए यहाँ पर गठित कर दिया गया है ना। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या क्या कर सकते हैं, नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों का अधीक्षण कर सकते हैं। कौन कौन से मामले, नागरिक मामले, सैन्य मामले और राजस्व मामलों का अधीक्षण कर सकता है। इनकी रिपोर्ट भी इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपनी पड़ती है कि नागरिक मामले, सैन्य मामले और राजस्व मामलों में आप क्या कर रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पर गठित किया गया। तो आएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कहां पर से गठित किया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से गठित किया गया, जो कि 1773 में संशोधन ही किया गया है, इसमें और रिफॉर्म किया गया है, इसी का फॉर्म है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, प्रशासनिक कार्य करेगा, कोर्ट लिखे ही है उसमें। और बोर्ड जो है तो वाणिज्यिक का काम करेगा, किसी कंपनी का बोर्ड बनता है, किसी कंपनी का कंट्रोल अगर करना है तो कोई कंट्रोल वाली कंपनी या कंट्रोल वाली एक समिति बनेगी, वो कंपनी में हर चीज को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दो चीज आपको याद रखना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है तो राजनीतिक मामले, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है तो वाणिज्यिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी। इसको इसलिए अलग अलग किया गया दोस्तों, ताकि जो है, क्योंकि अब इनका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत सारे युद्धों में जीत भी रहे थे अंग्रेज, और भारत में इनका प्रभुत्व बहुत धीरे धीरे वर्चस्व तो हालांकि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ही बढ़ गया था, पर धीरे धीरे और बढ़ रहा था, और भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार में कमी हो, इसके लिए क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन अलग अलग किया गया कि राजनीतिक मामले अलग लोग देखें, और प्रशासनिक मामले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यहाँ पर देखे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखे सॉरी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो क्या देखे, राजनीतिक मामले देखे। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, ठीक है। ये बाकी की सारी चीजें हुई। इसमें एक बार 1786 में भी संशोधन किया गया। उस समय क्या था, कॉर्नवालिस भारत के, उन्होंने कहा कि कॉर्नवालिस को क्या बनाया जाए, भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाए। तो उन्होंने अपनी शर्त रखी, क्योंकि कॉर्नवालिस एक वजनदार आदमी थे, ये बहुत पढ़े लिखे और योग्य, कॉर्नवालिस संहिता भी आपने अलग अलग सुनी होगी। तो कॉर्नवालिस को बनाया जाए, तो इन्होंने अपनी खुद की शर्त रखी थी कि विशेष मामलों में काउंसिल, जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, के कार्यों को अधिकारी करना अथवा ना मानना। तो जो काउंसिल है, जो 4 सदस्यीय यहाँ पर काउंसिल बनाई गई थी, तो इसको भी इन्होंने कहा कि मेरा मन पड़ेगा तो मैं इनकी बात मानूंगा, नहीं मन पड़ेगा तो नहीं मानूंगा। अर्थात एक प्रकार से वीटो पावर दे दी गई है कि गवर्नर जनरल बोलता है कि कई बार क्या होता था कि ये लोग रोक लगा देते थे गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी। तो इन्होंने कहा कॉर्नवालिस ने कि जो काउंसिल है उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, जब मेरा मन पड़ेगा तो मानूंगा, नहीं मन पड़ेगा तो नहीं मानूंगा, ठीक है। और उसके बाद उसे कमांडर इन चीफ, या फिर यहाँ पर क्या कर दिया, सेनापति का पद भी उसको बोले कि मैं ही रहूंगा, जो भी युद्ध होगा वो सब मैं खुद देखूंगा। तो सेनापति का पद भी इन्होंने ले लिया है अपने हाथ में, है ना। और जो है तो काउंसिल के कार्यों को ना मानने और उसको अधिभावी करना या ना करना, ये किसके अंदर हो गया, अब गवर्नर जनरल के अंदर। तो ये 2 शर्तों के साथ कॉर्नवालिस यहाँ आए थे। तो ये 2 संशोधन और इसमें कर दिए गए कि अब गवर्नर जनरल काउंसिल के प्रति जिम्मेदार नहीं रहेगा। फिर दूसरी चीज ये कर दिया गया कि उसे सेनापति बना दिया गया। तो इतनी सारी चीजें और कर दी गई हैं। तो अब देख लीजिए एक बार कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे कारण क्या था और इसमें कब कब संशोधन हुआ। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया है दोस्तों, इसका कारण तो आप समझ चुके हैं कि कंपनी पर अब हमको कुछ कंट्रोल करना है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना है। कंपनी को जो है तो अभी तक जो प्रशासनिक व्यापारिक कंपनी थी, इसको प्रशासनिक और राजनीतिक मामले भी सौंपना है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे। यहाँ पर क्या किया गया है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया है और वारेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 के एक्ट के तहत कोलकाता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, ठीक है ना। उसके अलावा गवर्नर जनरल काउंसिल का गठन किया गया है, जिसमें 4 सदस्य होंगे। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया है, जो कंपनी पर कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया है। इसके अलावा इसमें 1781 में संशोधन हुआ, जिसे बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं कि सेटलमेंट एक्ट लेके आया गया, जिसके तहत बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। अर्थात जो गवर्नर जनरल है, उसकी काउंसिल है, वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगी। राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों हिंदुओं के लिए हिंदू कोड या हिंदू लॉ के हिसाब से काम होगा, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ के हिसाब से काम होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी, ठीक है ना। प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है, अब प्रांतीय न्यायालय कोई भी जो हाई कोर्ट है या प्रांतीय न्यायालय है,
उसकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस अधिनियम के तहत नहीं थी। आपको कहाँ अपील करनी पड़ी? आपको अपील करनी पड़ेगी गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास, ठीक है ना। प्रांतीय न्यायालयों के नियम विनियमन बनाना है प्रांतीय न्यायालयों के, ये कौन बनाएगा? ये बनाएगी गवर्नर जनरल और काउंसिल। जबकि सुप्रीम कोर्ट के नियम विनियमन अभी कौन बना रहा है? ये बना रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ये ब्रिटेन से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का गठन तो 1773 के अधिनियम के तहत हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम विनियमन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है, और प्रांतीय न्यायालयों के नियम विनियमन बनाना चाहिए किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ना बनाकर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बना रही है। 1774 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो यहाँ पर आ ही गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर आ गया था, अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम है राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाणिज्यिक कार्यों में हस्तक्षेप करना, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था वो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य करेगा, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास और क्या क्या शक्तियां दे दी गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास यहाँ पर शक्तियां दे दी गई नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों का अधीक्षण करना, और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष इनके मामलों की जो है तो जानकारी देना। किस किस मामलों की? नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की जानकारी देना। तो कंट्रोल वाला जो आदमी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला, तो वो कंट्रोल क्या करेगा कि नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की जानकारी कहाँ देगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में देगा, ठीक है। फिर 1786 का जो अधिनियम है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल 1773 में संशोधन है, ठीक है। तो इसको कॉर्नवालिस संहिता भी कहा जाता है, कॉर्नवालिस का अधिनियम भी कहा जाता है, जो भी आप समझे। इसमें क्या किया जाएगा? विशेष मामलों में काउंसिल के कार्यों को अधिभावी करना या किसकी बात को न मानना, आपके जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, सीधी सीधी बात है। तो वहां पर कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर मैं गवर्नर जनरल बन रहा हूं तो काउंसिल से मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा, जो मेरा मन पड़ेगा मैं वो करूंगा, प्लस मेरे को सेनापति ही बनाया जाए। सेनापति ये युद्ध के लिए कोई अलग से व्यक्ति जिम्मेदार नहीं रहेगा, मैं कमांडर इन चीफ रहूंगा और सेनापति भी रहूंगा। तो ये दो शर्तें और अधिभावी कर दी गई। तो ये 1773 का पूरा रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसके साथ 3 बार संशोधन है। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे अगली क्लास में 1793 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट हम पढ़ेंगे, जो भी यहाँ से आता है। तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें से याद रखनी है, बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, और जो कवर ना हुई हो उसको आप यहाँ पर क्या कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दें, तो अगली कक्षा में वो सब भी कवर होने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगली क्लास लेने के लिए हम प्रोत्साहित हों और आपको इस तरह से सारी चीजें बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में।